Hello everyone, myself Mayur Paryani. Welcome to YouTube channel of EduGuruji. Today in this video, we are going to discuss CUET PG 2024. CUET PG 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसका COQP12 कोड जो था दैट इज स्पेसिफिकली फॉर MBA, उस पर्टिकुलर पेपर का हम QA और DI सेक्शन सॉल्व करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। कुल मिलाकर 75 क्वेश्चंस थे। उन 75 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस ऐसे थे जो QA और DI के थे, तो पूरे 30 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व नहीं करूंगा मैं। 15 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और 15 क्वेश्चंस हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या गिवन है क्वेश्चन में? अ थीफ परसुएटेड बाय अ पुलिसमैन वाज 100 मीटर अहेड एट द स्टार्ट। इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द पुलिसमैन टू दैट ऑफ द थीफ वाज 5:4, देन हाउ फार कुड द थीफ गो बिफोर ही वाज कॉट बाय द पुलिसमैन। क्या मतलब हुआ इसका? चोर और पुलिस के बारे में कुछ बात हुई है, ठीक है। जब पुलिस को पता चला कि चोरी हो गई है, उस समय तक चोर जो है वो 100 मीटर्स ऑलरेडी पुलिस से आगे जा चुका था, ठीक है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि थीफ यहां पर है और पुलिस यहां पर है। इन दोनों के बीच में इनिशियली अभी कितने का डिस्टेंस है? 100 मीटर्स का। आगे बोल के रखा है कि अब पुलिस ने उसको चेस करना स्टार्ट करा, उसके पीछे भागना स्टार्ट करा। किस स्पीड से? 5:4 उन दोनों की स्पीड्स का रेशियो गिवन है, स्पेसिफिक स्पीड्स नहीं गिवन है। तो 5:4 के रेशियो में आप कोई भी स्पीड कंसीडर कर लो उसकी। तो हम ऐसा ही मान लेते हैं कि पुलिस की स्पीड हमने ले ली 5 मीटर पर सेकेंड, थीफ की स्पीड हमने ले ली 4 मीटर पर सेकेंड। अगेन आई एम सेइंग कि आप 5:4 के रेशियो में कोई भी नंबर ले सकते हो। आप 50-40 भी ले सकते हो, आप 10 और 8 भी ले सकते हो। 5:4 के रेशियो में कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि अब अगर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पुलिस थीफ के पीछे अगर जा रही है तो थीफ कितना और डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा पकड़ाने के पहले। अब अगर इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हम बनाएं तो यहां पर हमको एक चीज समझ में आ रही है कि पुलिस को अगर चोर को पकड़ना है दैट मींस उसको 100 मीटर्स एक्स्ट्रा ट्रेवल करना है, बिकॉज थीफ जो है वो ऑलरेडी 100 मीटर्स आगे। अब अगर हम इन दोनों की स्पीड्स को देखें, इन दोनों की स्पीड से हम क्या समझ पा रहे हैं कि हर 1 सेकेंड में पुलिस 5 मीटर्स चल रही है और थीफ जो है वो 4 मीटर्स चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हर 1 सेकेंड में पुलिस 1 मीटर एक्स्ट्रा कवर कर रही है। हर 1 सेकेंड में क्या हो रहा है? पुलिस जो है वो 1 मीटर एक्स्ट्रा कवर कर रही है। और हमको क्वेश्चन का स्टार्टिंग डेटा ही क्या बता रहा है कि पुलिस को थीफ को पकड़ने के लिए कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करना है। सो इट इज गिवन एज 100 मीटर। अगर 1 मीटर के लिए 1 सेकेंड लग रहा है तो 100 मीटर के लिए कितने सेकेंड लगेंगे? अनडाउटेडली इट विल बी 100 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 5 और 4 की स्पीड से दोनों भाग रहे हैं तो पुलिस जो है वो 100 सेकेंड्स के बाद थीफ को पकड़ लेगी। ये हमको पता चल गया है डेटा से। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि चोर जो है वो कितना एक्स्ट्रा और ट्रेवल कर लेगा। तो अगर चोर 4 की स्पीड से जा रहा है तो 100 सेकेंड्स में कितना ट्रेवल कर लेगा? सो 4 into 100 विल बी 400। इसका मतलब अगर चोर जो है वो 100 मीटर्स ऑलरेडी आगे था, 400 मीटर्स अब और चलेगा, तो कुल मिलाकर इनिशियल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो दैट इज 500। और पुलिस ने भी 5 into 100 अगर मैं निकालूं तो दैट इज 500, मतलब दोनों सेम पोजीशन पे पहुंच गए। इसीलिए हम बोलेंगे कि चोर जो है वो पकड़ा गया है। बट हमारे से क्वेश्चन में चोर का डिस्टेंस पूछा था, पुलिस का नहीं पूछा था। चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है? 400। दैट मीन्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 400। आई होप दिस वन इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला है द शॉपकीपर लेबल्ड द प्राइस ऑफ द वॉच 20% above the cost price. After allowing a discount of 15% on the labeled price, the shopkeeper charges 408 for the watch. What was the cost price? तो यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट चलता है कि कोई भी शॉपकीपर होता है वो खुद के शॉप के लिए कोई आर्टिकल परचेज करता है, वो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाता है। उस पर वो कुछ ना कुछ मार्कअप करता है। उस मार्कअप के बाद जो प्राइस आता है उस प्राइस को हम एमआरपी बोलते हैं। उस एमआरपी पे कुछ डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट देने के बाद जिस प्राइस पे वो बेचता है उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ये एक सीक्वेंस होता है जो कि हमको इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन के लिए पता होना चाहिए। अब हम यहां पर बात करते हैं 20% उसने अपने कॉस्ट प्राइस से ऊपर मार्कअप कर दिया, बिकॉज उसको पता है कि जो भी कस्टमर उसके पास आएगा वो डिस्काउंट मांगेगा। तो अनडाउटेडली वो अपने प्राइस को थोड़ा सा राइज करके ही कस्टमर के सामने शो करता है। अदरवाइज अगर उसको कॉस्ट प्राइस पे कोई आर्टिकल पे डिस्काउंट देना पड़ा तो हमेशा लॉस ही होगा, ठीक है। तो यहां पर हमको बोला है कि जो भी उसका कॉस्ट प्राइस था उसने अपने कॉस्ट प्राइस पे 20% राइज किया है। तो अब हम एक काम करते हैं, अगर हम उसका कॉस्ट प्राइस 100 मान लेते हैं तो एमआरपी कितना हो गया? 20% राइज करके एमआरपी विल बिकम 120। अब 120 जो एमआरपी है उस पे उसने डिस्काउंट दिया है कितने का?
15% का, तो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे लगेगा। इसका 15% अगर हम कैलकुलेट करें, 120 का 10% होता है 12, 15% चाहिए मतलब 5% और चाहिए। 10% की वैल्यू 12 है तो 5% की वैल्यू 6 होगी। दैट मीन्स टोटल कितने रुपए का डिस्काउंट जा रहा है, 18 रुपीज का। अगर इसमें से मैं 18 रुपीज माइनस कर दूं, दैट मीन्स वो आर्टिकल कितने रुपए का बिक रहा है, 102 रुपीज का। अगर इस पर्टिकुलर डेटा के बारे में मैं बात करूं, इस पर्टिकुलर डेटा के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो 100 रुपीज का आर्टिकल परचेस किया गया था और 102 का बेचा है। बट इट वॉज गिवन इन द क्वेश्चन दैट द सेलिंग प्राइस वॉज 408। तो हमने ये जो अजम्पशन करा है, ये हमारा अजम्पशन इस पर्टिकुलर डेटा के हिसाब से थोड़ा सा गलत है, बट हम जानबूझ के ऐसा करते हैं बिकॉज 408 के हिसाब से अगर हम पूरा करेंगे ना, तो देयर विल बी सम एक्स्ट्रा कैलकुलेशन एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, इस मेथड से हम क्या करेंगे, ये 102 हमारा सेलिंग प्राइस आया, बट इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट द सेलिंग प्राइस इज 408। दैट मींस 102 की वैल्यू 408 गिवन है, तो आप सिर्फ ये पता कर लो ना कि 108 को किससे मल्टीप्लाई, 102 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 408 आए। तो हमको दिख रहा है यहां पर हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। और अगर यहां 4 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब आपको यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए और आपको यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ये हमने एरर जो भी हमारा आया था उसको कंपनसेट कर लिया, जानबूझकर हमने एरर करा। क्यों? ताकि हमको 408 का डायरेक्ट कैलकुलेशन प्ले नहीं करना पड़े। अदरवाइज इस क्वेश्चन में कैलकुलेशंस हो सकते हैं, हो जाते हैं, कंफर्म था। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देख रहे हैं कि 4 टाइम्स हो रहा है, तो यहां भी हम 4 टाइम्स कर लेंगे। 100 इंटू 4 विल बी 400। दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया है 400, सो 400 इज द आंसर। तो हमेशा 100 जैसी वैल्यूज को लेकर अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाएंगे। बिकॉज 100 का अगर मैं 20% राइज करूं तो डायरेक्ट 120 आ जाएगा। 120 पे 15% अगर माइनस करूं तो उसकी वैल्यू 18, डायरेक्ट। बहुत इजी कैलकुलेशन हो गया। डायरेक्ट हमने उसको कंपेयर कर लिया जो हमारी क्वेश्चन की ओरिजिनल वैल्यू थी, उससे हमको पता चल गया कि हमको कितना टाइम्स करना है, कितना टाइम्स करना है, उस हिसाब से हमने उतना ही टाइम्स कॉस्ट प्राइस भी कर दिया, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन passes over a bridge at the speed of 30 km per hour. If it takes 36 seconds to cross the bridge, what is the length of the bridge? अब यहां पर अनडाउटेडली मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूं, तो पूरा एकदम कैसे फॉर्मूला बनता है, क्या इसकी बेसिक चीजें होती है, ये सब डिस्कस नहीं कर सकता हूं। सो बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग जो हम इस क्वेश्चन को समझने के लिए रख सकते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पर हम स्पीड देखें तो स्पीड तो सिर्फ ट्रेन की कंसीडर होगी, बिकॉज जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो तो ब्रिज है, और ब्रिज तो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। सो स्पीड ऑफ ट्रेन इट इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम ट्रेन्स में लेंथ कंसीडर करते हैं। अब किसी ट्रेन को किसी ब्रिज को क्रॉस करना है तो ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जितनी ट्रेन की खुद की लेंथ है प्लस जितनी ब्रिज की लेंथ है। तो दोनों लेंथ को हमने प्लस कर दिया, डिवाइडेड बाय टाइम। This will be the formula that we are going to use in this question to solve, to find out the answer जो भी हमसे पूछा हुआ है। सबसे पहले हम स्पीड की बात करें। स्पीड कितनी गिवन है, 30 किलोमीटर पर आवर। बट ध्यान रखें बचा हुआ जो डेटा है वो मीटर्स और सेकंड्स में है। दैट मींस वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस 30 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होता है, क्या कन्वर्जन फैक्टर होता है, हमको उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। is equals to length of train is given as 50 plus length of bridge अभी तो unknown है, यही तो हमसे पूछा है, divided by टाइम कितना गिवन है 36 सेकंड्स, तो हम यहां पर लिख देते हैं 36। बस अब हमको इसको कैलकुलेट करना है, हमारा लेंथ ऑफ ब्रिज आ जाएगा। ठीक है, 18 36 को कैंसिल कर लेते हैं 2 टाइम्स, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इंटू 2 इज 10, 10 इंटू 30 विल बिकम 300 एंड 300 इज इक्वल टू 50 प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। 50 यहां आके माइनस हो जाएगा, तो 300 में से 50 गया, दैट मींस 250 मीटर्स विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। बस थोड़ा सा कैसे फॉर्मूला बनाना है वो आपको सीखना पड़ेगा। उसके लिए हम हमारी क्लासेस में इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सिर्फ 15 से 20 मिनट्स का डिस्कशन है कि ट्रेन्स को कैसे समझा जाता है। आप एक बार फॉर्मूला बनाना सीख गए, बस उसके बाद तो सिर्फ आपको यूनिट कन्वर्जन पे काम करना है। आप इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ मिल्कमैन बाइज 2 cows फॉर ₹750। अब यहां पर 750 लिखा है, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है 750 ईच। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की वैल्यू 750 अलग अलग है, बट यहां पर ईच नहीं लिखा है, दैट मींस दोनों के मिलाकर 750 है। तो 2 काउज हैं, दोनों काउज मिलाकर उसने 750 में खरीदी है। He sells the first cow at a profit of 22%। जब फर्स्ट काउ को उसने सेल करा, जितने में भी खरीदा था, उसके बाद जब उसने उसको बेचा तो उसको 22% का प्रॉफिट हुआ, और सेकंड जो काउ को उसने सेल करा तो उस टाइम उसको क्या हुआ, 8% का लॉस हुआ।
हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड काउ इफ इन द होल ट्रांजेक्शन देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या हुआ, एक काउ को बेचते टाइम 22% का प्रॉफिट है, दूसरी काउ को बेचते टाइम 8% का लॉस है, लेकिन जब इतना पूरा करने के बाद उसने वापस से कैलकुलेट करा कि उसको कितना मिला है, तो ये पता चला है कि उसने 750 में खरीदा था और दोनों मिलाकर बेचा भी 750 में, बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ठीक है, हम इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, पहली काउ के कॉस्ट प्राइस को x बोल देते हैं, तो दूसरी काउ का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा दैट विल बी 750 माइनस x। ठीक है, ये हमने दोनों के कॉस्ट प्राइसेस कंसीडर कर लिए। फर्स्ट काउ की बात करें तो फर्स्ट काउ पे 22% का प्रॉफिट बोला है, तो 22% का प्रॉफिट अगर हम इसमें ऐड करेंगे सो दिस विल बिकम 122% ऑफ x। कोई भी आर्टिकल कोई भी नंबर खुद का 100% होता है, उसी नंबर में अगर हमने 22% ऐड करा सो दैट नंबर विल बिकम 122%। सिमिलरली सेकंड आर्टिकल की बात करें सो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट देयर इज अ लॉस ऑफ 8%। अगर 8% का लॉस है, कोई भी नंबर में से अगर 8% माइनस करेंगे तो वो 92% बन जाएगा। 92% किसका, ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस का। ये हमारी दोनों की कॉस्ट प्राइसेस थी और ये हमारी दोनों की सेलिंग प्राइसेस आ गई है। और क्वेश्चन में बोला था कि कोई प्रॉफिट नहीं है कोई लॉस नहीं है, इसका मतलब जितना कॉस्ट प्राइसेस का सम था उतना ही सेलिंग प्राइसेस का भी सम होगा, विच मींस इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगा तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 750 के इक्वल आएगी। सो हम इन दोनों को प्लस करके 750 से इक्वेट करते हैं, हमको वैल्यूज मिल जाएंगी। सो लेट्स सॉल्व 122% ऑफ x प्लस 92% ऑफ 750 माइनस x इज इक्वल टू 750। बस हमने इक्वेशन बना ली है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू पता कर लेंगे। परसेंटेज का साइन हटाऊंगा, अपॉन में 100 आएगा, यहां भी परसेंटेज का साइन हटाऊंगा, अपॉन में 100 आएगा, दोनों का 100 कॉमन लेके हम RHS में भेज देते हैं। सो दिस विल बिकम 122x प्लस 92 को 750 से हम मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल बी 0। 75 इंटू 2 इज 150, कैरी 15, 75 इंटू 9 इज 675, 15 इज 690 माइनस 92x, और जो 100 हमने वहां ट्रांसफर करा था उसके कारण ये 750 जो है इसके पास 2 zeros एक्स्ट्रा आ जाएंगे, दिस विल बिकम 75,000। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 122x में से 92x गया, दिस विल बिकम 30x इज इक्वल्स टू 69,000 को वहां माइनस करेंगे, दिस विल बिकम 6,000। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 10 कैंसिल कर दो, दिस विल बी 200। सो द वैल्यू ऑफ x बिकम्स 200। तो जो भी हमने x लिया था जिसके कारण हमारा पूरा क्वेश्चन अभी तक वेरिएबल के टर्म्स में चल रहा था, उस फाइनली x की वैल्यू आ चुकी है। और अगर x की वैल्यू हमारी आ गई है तो अब हम क्या करें, इस x की वैल्यू को लिख लेते हैं, दैट इज 200। और यहां पर अगर हम x की वैल्यू 200 रखेंगे तो दिस वैल्यू विल बिकम 550। बट अब ध्यान रखना क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा था सेकेंड वाली काऊ का सेलिंग प्राइस, और ये जो दो वैल्यूज हैं ये दोनों तो हमारी कॉस्ट प्राइसेस हैं। तो सेकेंड वाली काऊ जिसको कितने में परचेज किया था 550 में, उसको हमको उसका सेलिंग प्राइस हमको निकालना है। उसके लिए हमको पता है कि उस पे 8% का लॉस था, तो 550 का 8% अगर हम निकालें तो 8% ऑफ 550 इज समथिंग 44। सो 550 में से हम 44 रुपीज का लॉस अगर हटा दें तो हमको सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा कितना, 506। दैट मींस आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 506। थोड़ा सा लेंदी हो गया बट बेसिक से टच करके करेंगे तो हम आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग ये बनानी है कि दोनों आर्टिकल्स हैं, एक पे प्रॉफिट हुआ एक पे लॉस हुआ, दोनों को बेचते टाइम ओवरऑल क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। दैट मींस दोनों का कॉस्ट प्राइस और दोनों का सेलिंग प्राइस मिलाकर सेम हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल बी द शेयर ऑफ रवि इन द प्रॉफिट अर्न्ड बाय विक्रम, रवि एंड अनुज टुगेदर if Ravi's investment was 25% less than that of Vikram and 50% more than that of Anuj, and the profit of Vikram is 4,000 more than that of Anuj। थोड़ा सा पार्टनरशिप बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको बोला है विक्रम, रवि और अनुज, इन तीन लोगों के बारे में बात हुई है। इन तीनों ने कुछ पार्टनरशिप करी जहां पर उनकी इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ डेटा गिवन है हमारे पास, कि रवि की इन्वेस्टमेंट के लिए बताया है कि वो विक्रम से 25% कम है और अनुज से 50% ज्यादा है। अब ये जो दोनों डेटाज है ना, ये कंबाइन करके दिए हुए हैं, मतलब विक्रम का रिलेशन भी रवि के साथ गिवन है और अनुज का रिलेशन भी रवि के साथ गिवन है। ऐसे में हम क्या करते हैं, दो रेशोज निकाल के दोनों रेशोज को मर्ज कर देंगे, मतलब स्केलिंग कर लेंगे, और स्केलिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, फाइनल क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो अगर हम रवि और विक्रम की बात करें
तो बोल के रखा है कि रवि का जो इन्वेस्टमेंट है वो 25% कम है विक्रम से, तो हम बोलते हैं कि अगर विक्रम का 100 होगा तो रवि का 75 हो जाएगा, 25% कम। और यहां पर अगर मैं इन दोनों को कैंसिल करूं तो मैं क्या बोल पा रहा हूं कि इन दोनों का रेशियो हो रहा है 3:4। सिमिलरली जब रवि और अनुज का, यहां पर स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना, एंड 50% मोर देन अनुज लिखा है, इसका मतलब अब अगर हम रवि और अनुज की बात करें तो अगर अनुज की वैल्यू 100 है तो रवि की वैल्यू उससे 50% ज्यादा है, दैट मींस दिस विल बिकम 150। और इन दोनों का अगर हम रेशियो निकाल रहे हैं तो वो कितना आ रहा है 3:2। और अब इन दोनों रेशियोज को हम कंबाइन कैसे करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, रवि विक्रम अनुज ऐसा एक स्ट्रक्चर कर लिया। रवि और विक्रम का रेशियो कितना था 3:4 और रवि और अनुज का रेशियो कितना था 3:2। अब इसके बाद हम स्केल करते हैं। अब यहां पर लेकिन हम देख पा रहे हैं कि रवि का तो दोनों ही केसेस में 3 है, इसका मतलब ऐसे केस में अगर दोनों ही नंबर सेम हो गए ना तो इसको तो 3 लिख दो, इसको 4 लिख दो और इसको 2 लिख दो। दिस इज द फाइनल रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। ये उन तीनों के इन्वेस्टमेंट का फाइनल रेशियो आ चुका है। इसका मतलब 3x 4x 2x बोल के भी कर सकते हो, बट 3 4 2 पर भी डील कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन की जो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसको यूज करते हैं। द प्रॉफिट ऑफ विक्रम इज 4000 मोर देन दैट ऑफ अनुज। विक्रम का जो प्रॉफिट है वो अनुज से 4000 ज्यादा था। यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं विक्रम की वैल्यू 4 आ रही है, अनुज की वैल्यू 2 आ रही है। जिस रेशो में इन्वेस्टमेंट होता है उसी रेशो में प्रॉफिट शेयरिंग होती है। ये पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं तो विक्रम का इन्वेस्टमेंट और अनुज के इन्वेस्टमेंट का रेशो 4:2 है, तो उनके प्रॉफिट का रेशो भी 4:2 होगा। और अगर प्रॉफिट का रेशो 4:2 है दैट मींस विक्रम को कितना ज्यादा मिल रहा है, 2 ज्यादा मिल रहा है। और उस 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 4000, मतलब 2 की वैल्यू 4000 है तो 1 की वैल्यू 2000 हो जाएगी। और जैसे ही 1 की वैल्यू मिली अब मैं 3 4 2 जिसकी वैल्यू मेरे से पूछी जाए मैं निकाल सकता हूं। हमारा क्वेश्चन था कि रवि के बारे में बताओ, तो रवि मतलब 3, अगर 1 की वैल्यू 2000 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 into 2000 which on solving gives us 6000, so 6000 is the answer। ठीक है, पार्टनरशिप थोड़ा सा साइमल्टेनियसली रेशियोज यूज हुआ। यहां पर हमको ऑल्दो एक अच्छे लेवल की जो स्केलिंग होती है उसकी जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज ये 3 और 3 सेम थे। अदरवाइज किसी क्वेश्चन में स्केलिंग कैसे की जाती है ये भी आगे किसी क्वेश्चन में मेरे को सिखाना पड़ेगा, बिल्कुल हम सीख लेंगे उस चीज को। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A certain sum of money becomes 3 times of itself in 20 years at simple interest. Simple interest based question है। In how many years does it become double of itself at the same rate of simple interest? वैसे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक डायरेक्ट शॉर्टकट भी है, बट अगर मैं शॉर्टकट बताऊंगा ना तो बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो हम थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन में बोला है 20 साल में कोई पैसा ट्रिपल हो गया है, कोई पैसा ट्रिपल हो गया है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने 100 रुपए लगाए तो वो 300 बन गए, ट्रिपल हो गए मतलब 300 बन गए। अब यहां से सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के केसेस में एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी कि 100 रुपीज अगर हमने लगाए हैं और वो 300 बन गए हैं, दैट मींस 300 हमारा इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट हमारा 200 है। 100 रुपए अगर 300 बन गए हैं मतलब 200 बढ़े, और जो 200 बढ़े हैं वही तो इंटरेस्ट है, बिकॉज इस 300 में से 100 तो हमारा लगाया हुआ पैसा था ना। ठीक है तो यहां से हमको क्या पता चल गया कि इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी हो गई 200। तो अब हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, हमारा I इज इक्वल्स टू क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इंटरेस्ट कितना मिला हमको 200 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना मिला 100 इंटू रेट अभी नहीं पता, टाइम ये कब हुआ इतना काम 20 साल में, तो टाइम की वैल्यू 20 अपॉन 100। ये 100 कैंसिल कर दो, 20 और इसको कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा। मतलब R की वैल्यू अभी हमको पता चल चुकी है 10%। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए कि बस R फाइंड आउट कर लो, बट यहां पर R नहीं पूछा है, यहां पर हमसे पूछा है कि अगर इस पैसे को डबल करना हो तो वो कितने साल में होगा। इंफॉर्मेशन ट्रिपल की गिवन थी, उस इंफॉर्मेशन से हमने R फाइंड आउट कर लिया। अब डबल की इंफॉर्मेशन हमसे, डबल का डेटा हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, डबल की वैल्यू हमसे पूछी हुई है। अब फिर से वैसा समझते हैं, अगर हमने 100 रुपए लगाए, डबल हो गए मतलब अमाउंट हो गया 200, तो 100 वाली चीज अगर 200 हो गई इसका मतलब बड़ी कितना 100 बड़ी। सो इंटरेस्ट नाउ विल बी 100 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, तो हमने 100 लेके ही रखा है, इंटू रेट, अब हमारे पास रेट आ चुका है कितना 10 इंटू टाइम अपॉन 100। ये 100 कैंसिल कर लो, ये 10 से एक 0 कैंसिल हो गया, टी की वैल्यू कितनी आ गई 10। दैट मींस इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 10 ईयर्स। बिल्कुल एक शॉर्टकट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बट वो उसके लिए थोड़ा सा हमको एक अच्छे लेवल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है, कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा सॉलिड होना पड़ता है, जिससे हम उस क्वेश्चन को और अच्छे से कर सकते हैं।
बट अभी के लिए आई गेस ये काफी कन्वीनियंट मेथड था जिससे मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करा है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टू ट्रेन्स आर कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन बोल दिया, सबसे पहले क्लिक हो जाना चाहिए। ऑपोजिट डायरेक्शन बोल रहे हैं मतलब वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, दोनों की स्पीड्स प्लस होंगी। ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बोलता है। कितनी कितनी स्पीड्स गिवन है? पहले की स्पीड गिवन है 75 kmph, दूसरे की स्पीड गिवन है 100 kmph। एट सम मोमेंट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 100 किलोमीटर। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रेन ए और ट्रेन बी, दो ट्रेन के नाम ले रहा हूं, ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है। ए बी की तरफ जा रही है और बी जो है वो ए की तरफ आ रही है। एक पर्टिकुलर मोमेंट पे उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। फिर बोला है आफ्टर टी आवर्स डिस्टेंस बिटवीन देम इज अगेन 100 किलोमीटर। अब जिन लोगों की प्रैक्टिस नहीं होगी ना, आधे से ज्यादा लोग तो यहां पर ऐसे भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है, कि अभी 100 किलोमीटर था, कुछ समय बाद फिर से 100। अरे कुछ समय बाद जो 100 होगा ना, वो कुछ ऐसा वाला 100 होगा कि ए और बी एक दूसरे को क्रॉस कर चुके होंगे। क्रॉस करने के बाद बी यहां पहुंच गया होगा, ए यहां पहुंच गया होगा और दोनों के बीच में डिस्टेंस फिर से कितना बन गया है? 100 किलोमीटर। ऐसा वाला सिनेरियो के बारे में बात किया है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि टी की वैल्यू बताओ। टी मतलब शुरू में बोल के रखा था कि दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिफरेंस है, और बोला है आफ्टर टी आवर्स फिर से 100 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो वो टी की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपका थोड़ा सा भी रिलेटिव स्पीड पे हाथ जमा हुआ है तो। इनिशियली दोनों के बीच में 100 का गैप था, जब दोनों एक दूसरे की तरफ आए। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा हुआ होगा जब दोनों मिल गए होंगे, मतलब उन दोनों ने अपने बीच का 100 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो खत्म कर दिया और क्रॉस कर गए, मतलब फिर से दोनों के बीच में 100 का डिस्टेंस हो गया। मतलब कुल मिलाकर इन दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है? 200 किलोमीटर। और 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा है किस स्पीड से? तो स्पीड के लिए मैंने पहले ही बोला था कि दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। यहां पर अगर मैं दोनों की स्पीड को ऐड करूं सो दैट विल बिकम 175। तो 200 का डिस्टेंस ट्रेवल करा है 175 की स्पीड से। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको t की वैल्यू मिल जाएगी। t विल बी इक्वल टू 25 से कैंसिल करेंगे, दिस विल बी 8/7। और 8/7 को अगर हम ऑप्शंस में देख रहे हैं, वैसे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है जिस तरीके के ऑप्शंस दिख रहे हैं हमको, बिकॉज एक ही ऑप्शन है जो फ्रैक्शन में दिख रहा है। बट फिर भी अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें तो 7 1 जा 7, 1 बचा रिमाइंडर, और अपॉन में तो वही लिखते हैं जिससे डिवाइड कर रहे हैं। तो 1 1/7, दैट इज ऑप्शन 2 इज गोइंग टू बी अवर फाइनल आंसर। आई होप दिस वन इज क्लियर एज वेल। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। सेम डायरेक्शन होगा, स्पीड्स माइनस होंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, स्पीड्स प्लस होंगी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स इन 3 years इफ द रेट इज कंपाउंडेड एनुअली। इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया। सेम वैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डेटा चेंज हुआ है। इन हाउ मेनी ईयर्स द सेम अमाउंट एट द सेम कंपाउंड इंटरेस्ट रेट विल बिकम 16 टाइम्स। हमको इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट पे बोला है कि 3 साल में पैसा 8 गुना हो गया, तो 16 गुना कितने साल में होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस बार हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 होल टू द पावर n। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में फॉर्मूला i इज इक्वल टू होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला a इक्वल्स टू करके होता है। हमको क्वेश्चन में बोला है कि एक सम ऑफ मनी है, मतलब कोई प्रिंसिपल है, लेट से 100 रुपए, वो 8 गुना हो गया, मतलब 800 हो गया। तो इस बार मैं यहां पर बिंदास 800 लिखूंगा क्योंकि इस बार हमारे पास फॉर्मूले में अमाउंट है। तो अमाउंट हो गया 800, प्रिंसिपल था 100 इंटू 1 प्लस r/100 की पावर n। n मतलब कितने साल में? तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कितने साल में? 3 साल में। ये 2 0 2 0 कैंसिल कर दो। अब इधर a प्लस बी का होल क्यूब लगाने गए तो बैठे रह जाएंगे। ठीक है, क्या करना, यहां से अगर मैं 3 हटा रहा हूं मतलब मेरे को इस तरफ क्यूब रूट करना पड़ेगा। 8 का क्यूब रूट मतलब 8 किसका क्यूब है? 2 का। तो दिस विल बिकम 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस r/100। 1 इधर जाके माइनस होगा, 2 में से 1 गया 1, 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी हो गई? 100%। पिछला जो हमने सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन करा था वहां पर भी जो ये डेटा गिवन था वो सिर्फ क्या फाइंड आउट करने के लिए गिवन था? r। और जैसे ही r मिला था फिर जो पूछा था हमने वो सॉल्व कर लिया। सेम इज द केस हियर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बट एक सिंपल इंटरेस्ट पे था, दूसरा कंपाउंड पे। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 100% आ गया है तो ये जो पैसा है ये 16 गुना कितने साल में होगा? 16 गुना मतलब अगर तुमने 100 रुपए इन्वेस्ट करे हैं तो 16 गुना हो गया, मतलब अब अमाउंट हो जाएगा 1600 इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 100 इंटू 1 प्लस अब r को मैं क्या लिखूंगा? 100। तो 100/100 और पावर में n। इस बार n हमको नहीं पता है, यही तो फाइंड आउट करना है।
ये 2 0 कैंसिल हो गए, ये 100 कैंसिल होके 1 बन गया, 1 + 1 कितना हो गया 2, मतलब ये इक्वेशन हमारी क्या दिख रही है अब 16 = 2 की पावर n। तो बस हमको ये पता करना है कि 16 2 की कौन सी पावर होती है, तो हमको सबको पता है कि 16 जो है वो 2 की 4th पावर होती है, इसका मतलब 4 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहां पर भी शॉर्टकट है, बट उस शॉर्टकट को समझने के लिए फिर से आपकी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टॉपिक के साथ, इसीलिए अभी मैंने शॉर्टकट डिस्कस नहीं करा, सीधा ये डिस्कस करा। आई होप दिस वन इज क्लियर एज वेल। मूविंग टू नेक्स्ट। A takes twice as much time as B और thrice as much time as C to finish a piece of work। क्या बात हुई इसका मतलब, A को कोई पर्टिकुलर काम करने में B से डबल टाइम लगता है और C से ट्रिपल टाइम लगता है। फिर आगे बोल के रखा है जब वो साथ में काम कर रहे हैं दे कैन फिनिश द वर्क इन 2 days। अगर साथ में काम कर रहे हैं तीनों, तो तीनों मिलकर किसी काम को 2 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो हमसे पूछा है B अकेला कितने दिन में करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। आधी इंफॉर्मेशन टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में बस सबसे अच्छे से चीज जो ध्यान रखनी होती है ना, वो होता है कि हम टाइम वाली इंफॉर्मेशन पे ज्यादा प्ले ना करते हुए वर्क वाली मतलब एफिशिएंसी वाली इंफॉर्मेशन पे करें। यहाँ पर एफिशिएंसी वाली इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, बट हम वहां तक पहुंचते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं स्केलिंग यूज करता हूं, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि एक क्वेश्चन में यूज होनी थी बट उतनी इफेक्टिवली नहीं हो पाई, यहां पर हम करते हैं ए बी और सी। ए को बी से डबल टाइम लग रहा है, तो A = कितना हो गया 2B। यहां से A और B का मैं रेशो निकालूंगा तो B आ जाएगा नीचे, A/B की वैल्यू हो जाएगी 2/1, तो यहां पर मैंने लिख दिया 2/1। और A को C से ट्रिपल टाइम भी लग रहा है, यहां से मैं A और C का रेशो निकालूंगा तो C नीचे आ जाएगा, दिस विल बिकम 3/1, ये हो गया 3/1। पिछली बार जब हमने ये स्ट्रक्चर लगाया था तो वहां पर ये दोनों नंबर सेम आ गए थे, तो इसीलिए इफेक्टिवली स्केलिंग नहीं लगी थी, इस बार लग जाएगी। स्केलिंग कैसे करते हैं वो समझते हैं हम। जो दोनों में ये 2 रेशोज है हमारे पास, एक 2:1 है, एक 3:1 है, दोनों रेशोज में A कॉमन है। जब A कॉमन है तो पहले A के दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। B में ऊपर वाला नंबर गिवन है तो उसको कॉमन वाले के नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, सो दिस विल बिकम 3। C का नीचे वाला नंबर गिवन है, उसको कॉमन वाले के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, दिस विल बिकम 2। ये हमारा तीनों का रेशो आ गया, मतलब 6:3:2। इफ यू वांट यू कैन वेरीफाई। देखो A की वैल्यू B से डबल होनी चाहिए, 6 जो है वो 3 का डबल है। A की वैल्यू C से ट्रिपल होनी चाहिए, देखो 6 जो है वो 2 का ट्रिपल है, बिल्कुल वो कंडीशन मैच कर रही है, ठीक है। बट अब एक चीज ध्यान रखेंगे, जो 6, 3 और 2 आया है ये क्या है, ये इन तीनों के टाइम का रेशो है। बट मैंने क्या बोला कि हम हमेशा कौन सी इंफॉर्मेशन पे अटैक करेंगे, जो वर्क वाली होती है। तो टाइम और वर्क हमेशा एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये पूरे टाइम एंड वर्क की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो अगर ये चीज हम यहां पर लगा दें तो हमारा काम कैसे चलेगा, अगर टाइम का रेशो 6:3:2 है, अगर टाइम का रेशो है 6:3:2, तो वर्क का रेशो करना है, अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो तीनों का रेसिप्रोकल कर दो। और यहां पर बात आती है हमारी कि रेसिप्रोकल रेशो को नॉर्मल रेशो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कुछ नहीं करना, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 12। तीनों के डिनोमिनेटर को 12 बना दो। पहले डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरे डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2:4:6, जिसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो 1:2:3, ये क्या आ चुका है ये आ गया इनका वर्क का रेशो। इसको देखकर हम क्या बोल सकते हैं कि अगर A 1 यूनिट काम करता है तो B 2 यूनिट करेगा और C 3 यूनिट करेगा, इसका ये मीनिंग हुआ, ठीक है। अब हम ऐसा मान ही लेते हैं कि A अगर 1 यूनिट करता है, B 2 यूनिट करता है, C 3 यूनिट करता है। हमसे क्वेश्चन में बोला गया है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में। तीनों मिलकर 1 दिन में कितना करेंगे, तो 1, 2 और 3 6, और ऐसा 1 दिन की जगह उन्होंने 2 दिन करा, मतलब 6 × 2, दैट मीन्स टोटल वर्क कितना हो गया 12 यूनिट्स। और अब हमारा क्वेश्चन है कि B अकेला इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, टोटल काम है 12, B 1 दिन में करता है 2, अगर 1 दिन में 2 यूनिट हो रही है तो 12 यूनिट करने के लिए कितना समय लगेगा, 12/2, दैट इज 6 days। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे ना टाइम एंड वर्क की, ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व किए जा सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है बस। यहां पर मेरे को स्केलिंग समझानी थी इसीलिए मैंने इतना कुछ करा, अदरवाइज हम इस क्वेश्चन को और भी डायरेक्टली कर सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राहुल सेव्स 10% ऑफ हिज टोटल सैलरी, मतलब उसकी जितनी भी सैलरी है उसका वो 10% बचा रहा है। नेक्स्ट ईयर ही इंक्रीज हिज एक्सपेंसेस बाय 20%, बट हिज परसेंटेज ऑफ सेविंग रिमेन्स द सेम। क्या मतलब हुआ, अगले साल वो अपने खर्चे 20% से बढ़ा रहा है,
लेकिन परसेंटेज ऑफ सेविंग जो है, मतलब सेविंग का जो परसेंटेज पहले 10% था, अभी भी वो 10% ही कर रहा है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सैलरी नेक्स्ट ईयर। यार परसेंटेज अगर सेविंग का सेम है, खर्चे बढ़ा है, तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि इनकम भी बढ़ गई होगी। ठीक है, तो कितनी सैलरी बढ़ी है वही हमारा क्वेश्चन है, कितने परसेंट सैलरी बढ़ी है, यही क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं, एकदम बेसिक। सैलरी मान लो 100, एक्सपेंसेस उसमें से कितने, जब 10% सेविंग है मतलब 90% एक्सपेंसेस हुए, तो 100 का 90% हो गया 90, तो सेविंग्स कितनी हो गई 10%। 10% यहां पर तो 10% की वैल्यू 10 हो जाएगी, बिकॉज हमने सैलरी को 100 माना हुआ है। आगे बोला है नेक्स्ट ईयर ही इंक्रीज हिज एक्सपेंसेस बाय 20%। एक्सपेंसेस कितना बढ़ा दिए 20%, 90 का 20% निकालोगे तो दैट विल बी 18 बढ़ाओगे सो वो बन जाएगा 108। अगर ये 108 है, यहां पर फिर से 10% ही आना चाहिए। परसेंटेज सेविंग बोल के रखा है, नंबर नहीं बोला है, ये ध्यान रखना। अगर इधर 10 ले लोगे ना मतलब नंबर में, तो ये एक अलग आंसर आने लग जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान देके करेंगे उस चीज को। अब अगर सेविंग 10% है, इसका मतलब एक्सपेंसेस जो है ये फिर से 90% ही हुए ना, मतलब ये जो 108 है ये किसकी वैल्यू है? इंक्रीज्ड सैलरी के 90% की वैल्यू है। 90% की वैल्यू 108 है, तो हमको 100% की निकालना है। तो 90% से 100% पे जाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, 108 अपॉन 90 लिख देंगे तो 1% की आ जाएगी, और इंटू 100 कर देंगे तो 100% की आ जाएगी। एक एक काट दो, 9 और इसको काटोगे तो 12, और 12 इंटू 10 कितना हो गया 120। मतलब उसकी नेक्स्ट ईयर में जो सैलरी थी वो कितनी हो गई थी 120। बस अब हमारा क्वेश्चन है कि कितना इंक्रीज हुआ, तो 100 वाली चीज अगर 120 हो गई दैट मींस 20 का इंक्रीज है, और इंक्रीज या डिक्रीज हमेशा इनिशियल पे निकाला जाता है। अपॉन में 100 इंटू 100, ये दोनों कैंसिल करा, फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बिकम 20%, दैट इज ऑप्शन थर्ड। बस इतना ही करना है। अब आपको लगे कि यही वैल्यू क्यों उठा रहे हैं बार बार, अरे इससे इजी कैलकुलेशन होता है ना, कोई और नंबर उठा के करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि यहां पर ये जो 10 है ये 10% ही है, बट यहां पर अगर मैं बात करूं तो 10% है, उसकी वैल्यू 10 नहीं आएगी। चाहो तो मैं एक एग्जांपल देके बता सकता हूं, 120 अगर उसकी सैलरी पता चल गई हमको, जिसमें से 108 उसके एक्सपेंसेस थे, मतलब यहां पर कितना आएगा 12 रुपए आएगा। बट वो रुपीज में 12 है तो वो 10% ही ना। देखो 12 जो है वो 120 का 10% होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। ठीक है, आपको वो चीजें निकालने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं था। जो पूछा था बस वो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग से करना है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिशिएंसी ऑफ एक्स इज 20% लेस देन वाई टू डू अ सर्टेन टास्क। मतलब एक्स जो है वो वाई से 20% कम काम करता है। फिर बता के रखा है कि एक्स अकेला किसी काम को अगर 7.5 घंटे में करता है तो वाई अकेला कितने दिन में करेगा। एकदम डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। फिर से मान लेते हैं x की जो एफिशिएंसी है वो y से 20% कम है। अगर मैं बोल दूं कि y 100 यूनिट करता है तो x जो है वो 20% कम मतलब 80 यूनिट करेगा। और यहां पर हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, दैट मींस 4:5। इस 4:5 को देखकर हम क्या बोल सकते हैं कि अगर x 4 यूनिट्स करता है तो y 5 यूनिट्स करता है। इतना हमको पता चल रहा है। बट अगली इंफॉर्मेशन हमारी टाइम को लेकर है। अब टाइम को लेकर जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे डील करेंगे वो समझो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि वर्क और टाइम एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वर्क का रेशियो 4:5 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 1/4 और 1/5। और 1/4 और 1/5 को तो तुम उल्टा करके लिख सकते हो। दो रेशियोज में जब इन्वर्स करना हो ना तो फ्लिप कर सकते हो, बट 3 में करना हो तो फ्लिप नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो अगर वर्क का रेशियो 4:5 है, टाइम का रेशियो कितना आ गया 5:4। अब मैं टाइम का रेशियो यहां पर फिर से लिख रहा हूं, ये x का टाइम है, ये y का टाइम है, और हमारे पास क्वेश्चन में x का टाइम गिवन है कितना 7.5। दैट मींस इस 5 की वैल्यू कितनी है 7.5। तो 5 की वैल्यू अगर 7.5 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, हमारा क्वेश्चन है। तो 5 को 7.5 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जब भी ऐसा सवाल आता है ना किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप उल्टा करके लिख दो 7.5 अपॉन 5, जिसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो 1.5 आएगा। इसका मतलब 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7.5 आ रहा है। सिमिलरली 4 को भी 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो दिस विल बिकम 6। दैट मींस इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आ जाएगा 6। बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, मतलब इजीएस्ट ऑफ द क्वेश्चन है जो हम क्लास में फर्स्ट डे डिस्कस कर लेते हैं, ये वैसा क्वेश्चन हो गया। आई होप दिस वन इज क्लियर एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, लगातार पूछते हैं सीयूईटी पीजी में इस क्वेश्चन के ऊपर। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, 10 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस एनसीपी लिख दिया, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल्स, 7 एसपी लिख दिया।
बस ऐसा लिख दो, जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा वैसा लिख दो। अब क्या करो, इसको रेशो में कन्वर्ट कर लो। सीपी को ये रहने दो, एसपी को नीचे लाओ, 7 को वहीं रहने दो, 10 को नीचे लाओ। इसको देखकर मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर सीपी की वैल्यू 7 है तो एसपी की वैल्यू 10 है, अगर सीपी की वैल्यू 70 है तो एसपी की वैल्यू 100 है। दैट मीन सीपी और एसपी 7:10 के रेशो में कुछ भी हो सकते हैं। और हमको क्यों बड़ा कैलकुलेशन करना, हम तो मान लेते हैं कि सीपी 7 रुपए है और एसपी 10 रुपए। तो अगर हम यहां पर देखें कि 7 रुपए की खरीदी है और 10 रुपए में बेचा है, मतलब 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना, तो इस क्वेश्चन में गेन आएगा, ये चीज समझेंगे। और गेन वाले हम देख पा रहे हैं 2 ऑप्शन है, ठीक है। 3 का गेन और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो हमेशा किस पे लगता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो 3 रुपए का गेन है 7 रुपए पे, तो 3/7 परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बिकम 300/7, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 4 28। 4 करके गेन वाला एक ही ऑप्शन है, पूरा मत निकालो। और फिर भी अगर निकालोगे ना तो एग्जैक्टली सेम ही आएगा। इवन अगर 300/7 को देख रहे हो, तुमको दिख रहा है पूरा सॉल्व नहीं हो रहा, मतलब फ्रैक्शन आ रहा है। फ्रैक्शन हमारे पास 2 ऑप्शंस में है और उन 2 में से गेन वाला तो एक ही ऑप्शन है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत ज्यादा कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हर साल दिखता है ऐसा क्वेश्चन सीयूईटी पीजी में। नेक्स्ट, एन आउटलेट पाइप। आउटलेट पाइप मतलब पानी बाहर निकालने वाला पाइप है, ठीक है। वो किसी सिस्टर्न को, सिस्टर्न मतलब टैंक, किसी टैंक को 3 घंटे में खाली करता है। अगर पूरा 3 घंटे में खाली करता है तो हमसे पूछा है कि 2/3 कितने घंटे में करेगा। इससे ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं कि अगर 3 आवर्स में पूरा का पूरा खाली करता है तो 2/3 कितने समय में करेगा। तो जब 3 आवर्स में वो फुल टैंक खाली करता है तो 2/3 करने के लिए उसको टाइम भी तो 3 का 2/3 ही लगेगा। 2/3 कर दो, 2 आवर्स, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। बस इतना सा क्वेश्चन था, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था। इतना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है हमसे एग्जाम में। बस हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना है, अपने अप्रोचेस पे कॉन्फिडेंस रखना है कि हम क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है x टेक्स 2 आवर्स मोर देन y टू वॉक d किलोमीटर। मतलब d किलोमीटर का कोई डिस्टेंस है जिसमें x को y से 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं लेकिन अगर x अपनी स्पीड को डबल कर दे तो उसको 1 घंटा कम लग रहा है। तो हमसे पूछा है कि y को d किलोमीटर वॉक करने में कितना समय लगेगा। अब ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट केस में हम देख पा रहे हैं तो x को टाइम ज्यादा लग रहा है। कितना ज्यादा लग रहा है, 2 घंटे। मतलब टाइम किसका ज्यादा है, x का। तो टाइम ऑफ x माइनस टाइम ऑफ y कितना ज्यादा लग रहा है, 2 घंटे। अब हमको पता है कि टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। x का टाइम अगर निकालेंगे तो डिस्टेंस d गिवन है और स्पीड को हम x बोल देते हैं, माइनस y का टाइम निकालना है तो डिस्टेंस तो d ही गिवन है अपॉन स्पीड को y बोल देते हैं, इक्वल टू 2। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। सेकेंड सिनेरियो में हमको बोल के रखा है कि अगर x अपनी स्पीड को डबल कर दे तो अब उसको 1 घंटा कम लग रहा है। दैट मींस अब ज्यादा टाइम किसको लग रहा है, y को। ये मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, बिकॉज माइनस कर रहे हैं और माइनस बड़े में से छोटे को ही करना है, ठीक है। y को ज्यादा टाइम लग रहा है, उसमें से x का टाइम माइनस करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। अब टी बाय कैसे निकालेंगे, सेम ही चीज हो गई, डी बाय वाई, क्योंकि y ने तो अपनी स्पीड में कोई चेंज करा ही नहीं है, जैसा यहाँ लिखा था वैसे ही यहाँ आ गया। माइनस टाइम ऑफ x कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो d है लेकिन इस बार उसने अपनी स्पीड डबल कर दी है, इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। ये हमारी बन गई है 2 इक्वेशंस। अब अगर थोड़ा सा इक्वेशंस पे होल्ड नहीं है तो आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करने में काफी टाइम लगा सकते हो, बट हम यहाँ पर थोड़ा सा एक अच्छे तरीके से करें। अगर मैं बोलूं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, ऐड करने को क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्या होगा, माइनस डी बाय वाई और प्लस डी बाय वाई जो है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हम दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। चलो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करें। सो व्हाट विल दिस बिकम, डी बाय एक्स प्लस वो टर्म माइनस में गिवन है, लेट्स माइनस में गिवन है वो वाला टर्म, तो उसको माइनस में लेना पड़ेगा हमको। डी बाय एक्स माइनस डी बाय 2x, दोनों टर्म्स को ऐड करा बट वो माइनस में तो प्लस माइनस माइनस हो गया और ये दोनों टर्म्स तो कट गए। इक्वल्स टू दोनों टर्म्स को हमने क्या करा था, ऐड, तो RHS में 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। बस अब इसको हम सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में एलसीएम की बात करें तो x और 2x का एलसीएम 2x। x को 2x बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से कर देंगे, माइनस यहाँ तो 2x ऑलरेडी बना हुआ है, सो d एज इट इज रहेगा इक्वल टू 3। 2d में से d गया, d बचा, अपॉन में जो 2x है उसको वहां भेज दो तो d इक्वल टू कितना आ गया, 6x। मतलब d और x के बीच में एक रिलेशन मिल चुका है हमको,
ठीक है, हम पहले ये भी ध्यान दे देते हैं कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा है कि y को d किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम हमसे y का पूछा है, टाइम y का पूछा है, मतलब इस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू पूछी है कि d अपॉन y कितना आएगा। d और y की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं भी पता होगी तो चलेगा, d अपॉन y की वैल्यू पूछी है क्या आएगी। d की वैल्यू कितनी आ गई 6x, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम रख देते हैं। d की वैल्यू अगर मैं 6x यहां रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, d बाय वाई को एज इट इज रहने दो, माइनस 6x अपॉन 2x इज इक्वल टू 1, ऐसा लिखा हुआ है। x से x काट दो, 6/2 कितना हो जाएगा 3, माइनस 3 वहां जाके प्लस 3 हो जाएगा। तो d बाय वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 + 3 दैट इज 4। d और y की वैल्यू क्या आ रही है इंडिविजुअली, फिर बोल रहा हूं कोई मतलब नहीं है बिकॉज हमसे d बाय वाई की वैल्यू पूछी है और d बाय वाई की वैल्यू कितनी आ चुकी है 4। दैट मींस इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड दैट इज 4 आवर्स। थोड़ा सा टाइम लेने वाला क्वेश्चन था, बस अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ये मेथड बहुत जरूरी है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। हम क्वेश्चन पे चलते हैं। x% ऑफ a इज द सेम एज y% ऑफ b देन z% ऑफ b इज, इस तरीके का क्वेश्चन बोला है। थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर करेंगे ना, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चंस में बोल सकते हो आप इन क्वेश्चन को, और ऐसे अगर नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान करते हैं। ठीक है, हमको बोला है x% ऑफ a इज द सेम एज, मतलब इक्वल टू y% ऑफ b। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। परसेंटेज का साइन हटाएंगे, अपॉन में 100 आएगा, ऑफ का मतलब होता है इनटू। सेम चीज यहां पर भी करते हैं, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, अपॉन में 100 आएगा, ऑफ मतलब होता है इनटू। 100 कैंसिल, ax इक्वल टू by। ये एक रिलेशन मिल चुका है अभी हमको ax और by के बीच में। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है कि z% ऑफ b, हमारा क्वेश्चन है z% ऑफ b की वैल्यू बताओ। तो z% मतलब z अपॉन 100 इंटू b। अब देखो b और b हम उठा लेते हैं यहां से, क्योंकि अगर हम ऑप्शंस देख रहे हैं तो सारे ऑप्शंस में हमको देखो x y z और a दिख रहा है, b नहीं दिख रहा है। तो b की वैल्यू हम यहां से उठा लेते हैं। अगर मैं यहां से b की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगी, y नीचे आ जाएगा, सो दिस विल बिकम ax अपॉन y। b की वैल्यू ax अपॉन y हम यहां रख देते हैं। बस अब इसको देखो और ऑप्शन से मैच करने की कोशिश करो। सबसे पहले देखो सारे ऑप्शंस में परसेंटेज लगाए, मतलब तुम ये 100 तो हटा दो। अब थोड़ा सा अगर अच्छा ऑब्जर्वेशन रख रहे हो तो देखो डिनोमिनेटर में y है। कौन कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें डिनोमिनेटर में y है, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें डिनोमिनेटर में y है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर भी न्यूमरेटर भी कंपेयर करना हो कर लो। ये क्या दिख रहा है xza, इधर क्या दिख रहा है xza, सब कुछ तो सेम है, बस परसेंटेज की जगह अपॉन में 100 लिख के रखा है हमने, बाकी तो सब कुछ सेम है। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी, बहुत सिटर क्वेश्चन है। इन पूरे 15 क्वेश्चंस की बात करूं ना, सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो अगर आपकी प्रैक्टिस कम भी है ना तो भी आप कर सकते हो। अच्छी प्रैक्टिस है तो आई गेस एक आध क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस इन 15 में से तो सॉल्व होने चाहिए। आई होप एवरीवन एंजॉयड दिस वीडियो। इस पर्टिकुलर वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर मैं बहुत जल्दी आऊंगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।